हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री का, चाहे आप 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात करते हो, चाहे आप 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, या फिर आप लाइफ में जब तक भी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो तब तक ये चीज आपके काम आने वाली है। चैप्टर जो रहेगा उसका नाम आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर वो है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आने वाली हैं, लेकिन वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट जो रहेगा इसको बहुत ध्यान से समझना है, पूरा का पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना। और चाहे आप 12th बोर्ड्स की बात करते हो, चाहे आप नीट या जेई की बात करते हो, या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिट सेट है, चाहे वो एनडीए एनए है, या फिर आप किसी और इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही आना चाहिए। तो टॉपिक का नाम हमारा हो गया मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज कि मोल होता ही क्या है, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले तो 3 ही फॉर्मूले आते हैं यहां से, और बहुत इजी फॉर्मूले हैं, कंपटीशन के बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उनसे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि मोल होता ही क्या है। देखो, मोल एक यूनिट है। यूनिट यूज करते हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए। किस चीज को मेजर करते हैं मोल से? आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो। क्लियर है? पहली चीज तो ये है कि मोल एक यूनिट होती है किसी भी चीज को मेजर करने की। अब क्या मेजर करना है हमें? हम मेजर क्या करने वाले? उसकी लेंथ मेजर करने वाले हैं, मास मेजर करने वाले हैं, क्या हम अमाउंट को मेजर करने वाले हैं। तो मोल जो होता है वो क्या होती है? वो यूनिट होती है किसकी? यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आप बोलेंगे कि सर अमाउंट तो बहुत बार मेजर करी लेकिन मोल कहीं यूज नहीं किया। बेटा आपने सब्सटेंस कितनी बार लिया, एक बार ये चीज भी सोचना। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं प्योर मटेरियल्स। आप प्योर मटेरियल्स कितने यूज करते हैं लाइफ के अंदर? बहुत कम यूज करते हैं, इसीलिए मोल का जो यूज रहता है बहुत कम हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब रिएक्शन करानी होती है तब तो आपको प्योर कंपाउंड लेके चलने पड़ते हैं, है कि नहीं? तो केमिस्ट लोग जो होते हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल का यूज करने वाले हैं। पहली चीज क्लियर। डेली लाइफ के अंदर मोल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हमें सब्सटेंस ही नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, मोल जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत छोटी यूनिट है। कैसे बोल सकते हैं? दोनों ही बातें कैसे हो सकती है? जब आप इस चीज को एक्सप्लेन करना, मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, जब आप इस चीज को समझोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, हम डेली लाइफ के अंदर अमाउंट को किस तरह मेजर करते हैं? डेली लाइफ के अंदर अमाउंट को मेजर करने के लिए जनरली हम 3 चीजें यूज करते हैं। या तो आप जिस भी मटेरियल की आप अमाउंट को मेजर करना चाहते हो उसका मास मेजर कर लो, या तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? मास मेजर कर लेते हैं कि आपको भाई अगर आलू लेके आना है, चीनी लेके आनी है, तो कितनी अमाउंट लेके आनी है आप क्या बोलोगे? हम उसका कुछ केजी के अंदर मास ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मास जो है उसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर एज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या और भी कोई यूनिट है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं अमाउंट को मेजर करने के लिए? तो बिल्कुल एक और यूनिट है, वो है आपकी वॉल्यूम। जैसे कि आपको वाटर लेना है, दूध लेना है, ऑयल लेना है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए वॉल्यूम यूज करते हैं। ठीक है, 1 किलो पानी नहीं लेके आते हैं, 1 लीटर की बोतल आती है ना, तो लीटर क्या हुआ? मास तो नहीं हुआ, वो क्या है? वॉल्यूम है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, एक यूनिट और रहती है जिसको मास या वॉल्यूम के अलावा यूज करते हैं अमाउंट को मेजर करने के लिए, और वो यूनिट आती है आपकी नंबर। वो क्या आता है? नंबर। जैसे आपको नोटबुक्स लेके आनी है तो क्या बोलोगे? 1 kg नोटबुक्स ले लो या 1 लीटर नोटबुक ले लो, क्या बोलेंगे? हम उनका नंबर बताएंगे कि 1 नोटबुक चाहिए, 2 नोटबुक चाहिए, 1 दर्जन चाहिए, है ना। नंबर को हम डिनोट करते हैं और उससे भी अमाउंट का पता चल जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हम 2 तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। एक तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट होती है जो केमिस्ट्री के अंदर यूज की जाती है वो है मोल। और डेली लाइफ के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो वहां पर हमारे पास आती है ये 3 यूनिट, मास, वॉल्यूम और नंबर। अगर मैं इन तीनों का रिलेशन मोल से बता देता हूं तो मेरे हिसाब से मोल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं बोलता हूं आपको दर्जन नहीं पता है, किसी को दर्जन अगर नहीं पता है, लेकिन अगर उसको बता देता हूं कि दर्जन का मतलब 12 नंबर्स होते हैं, कि 12 चीजें अगर एक साथ रखी हुई तो मैं उनको दर्जन बोल सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब उसका फिर दर्जन का मतलब समझ में आ गया। इसी तरह से 1 मोल में कितना नंबर होता है, 1 मोल का मास कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, अगर उतना चीज क्लियर कर दिया मैंने आपके दिमाग में तो मेरा जो काम रहेगा वो पूरा हो जाएगा। फिर आपको उसके बेस पे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सोचना पड़ेगा उसके आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि एक हमारे पास भाई साहब थे एवोगैड्रो,
क्या नाम था? एवोगैड्रो नाम बताया मैंने, एक रशियन साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, इन्होंने एक नंबर दिया था एवोगैड्रो नंबर, है ना? क्या नंबर दिया था? एवोगैड्रो नंबर। सुना था, 9th क्लास के अंदर आया होगा, या फिर 11th क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था एवोगैड्रोस लॉ, कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इन भाई साहब ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी और कैलकुलेशन करके बताया कि एक मोल का मतलब मैं बता सकता हूं क्या होता है। क्या होता है मतलब भाई? इन्होंने बोला कि एक मोल का मतलब होता है, नंबर की टर्म्स में बताया इन्होंने, मास और वॉल्यूम की टर्म में नहीं बताया, किसके टर्म में बताया? नंबर की टर्म में। ये बोले कि एक मोल का मतलब होता है, देखो मैंने वहां पे मोल लिखा है लेकिन जैसे यूनिट लिखते हैं, जैसे आप किलोग्राम लिखोगे KILOGRAM, और लेकिन आपको यूनिट लिखने में क्या लिखोगे? आप केजी लिख लोगे। इसी तरह से मोल की स्पेलिंग तो वो है, लेकिन जब आप यूनिट लिखोगे तो MOL लिखेंगे। क्लियर? ठीक है। तो मोल जो था उसका बताया इसने कि नंबर की टर्म्स में। ये बोला कि एक मोल का मतलब होता है इतनी सारे चीजें, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी सारी चीजें, इतने सारे पार्टिकल्स, मैं हर एक चीज के पार्टिकल बोल देता हूं, तो इतने सारे पार्टिकल्स अगर आपको दिए हुए हैं तो इसका मतलब आपको 1 मोल सब्सटेंस मिला हुआ है। क्लियर? क्या मतलब बताया इन्होंने? इन्होंने बोला कि अगर 1 मोल सब्सटेंस देना है तो उस तरह की आप इतनी सारी चीजें लेके चलो। मतलब मैं बोलता हूं मेरे पास अगर 1 मोल रुपए है, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, 1 मोल रुपीज है मेरे पास, तो इसका मतलब कितने रुपए मेरे पास इतने सारे रुपीज है। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास, जैसे हम दर्जन में क्या लेके आते हैं, पेन ले सकते हैं, नोटबुक्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब मेरे पास कितने पेन है? मेरे पास इतने सारे पेन है। तो मोल कितनी बड़ी यूनिट होगी, है कि नहीं? लेकिन इस यूनिट का यूज ना ऐसे बड़ी चीजों को काउंट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, उनकी अमाउंट को मेजर करने के लिए। केमिस्ट्री के अंदर जनरली मोल जो टर्म थी वो आई जब हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको मेजर करना था। क्लियर? तो 1 मोल से हम किसको मेजर करते हैं? नंबर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा पार्टिकल्स के अंदर? यहाँ पे आएंगे या तो एटम्स आएंगे। पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? या तो एटम्स होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस होंगे। और ये तो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखा भी नहीं जा सकता, है ना? अगर हम माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो भी नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे होते हैं। तो अगर इतने छोटे होते हैं और इतने सारे नंबर में लेके चलेंगे तो थोड़ी सी अमाउंट बनती है, तो देखने में बहुत बड़ा नंबर मिलता है लेकिन बहुत छोटी सी यूनिट है। क्लियर? तो मैंने बोला था कि मोल जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी एक बहुत छोटी यूनिट है। तो बड़ा का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने पैसे गिनने लग जाऊं, मैं बोलता हूं मैं आपको इतने रुपए देने वाला हूं, तो आपकी तो मौज हो जाएगी ना, इतने सारे रुपए आपको मिल जाएंगे। एक मोल का मतलब क्या होगा? इतनी बड़ी एक नंबर है। ठीक है? इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। और जब भी एवोगैड्रो नंबर लिखना होगा तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा? n से लिखूंगा नंबर, उसके नीचे स्मॉल में ऐसे ये लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्ट में Na। Na का मतलब क्या हो गया? Na जो है वो इस नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है? Na की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो इस नंबर को, क्या है नंबर ये? 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? ये है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर याद रह जाएगा। यहाँ पे एवोगैड्रो का नाम तो मैंने लिख दिया था और ये लिख दिया मैंने एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं और वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? लेकिन ये नंबर आया कहां से? हम इसकी बात क्यों मान रहे हैं आज तक भी? इसने बहुत पहले लो दिया था। 18th जो हमारे पास 1800 की जो सालें चल रही थी उस दौरान इसने अपना लो दिया था 1812 के आसपास, और तब से लेकर अब तक हम इसी नंबर को माने जा रहे हैं। इसको कैसे पता चला? इसको कैसे पता चला कि भाई 1 मोल का मतलब इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, या हम इसकी बात पे विश्वास ही क्यों करें? तो वो चीज भी देख लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास 2 क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि हम क्यों मान ले कि 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं। कोई सिंपल नंबर क्यों नहीं ले रहे? 10⁻3 बना लो, 10⁻5 बना लो, 10 बना लो, 10⁻10 बना लो, 10⁻23 बना लो। ये ऐसा नंबर क्यों लेके चल रहे हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एवोगैड्रो कैसे पता चला कि भाई 1 मोल के अंदर इतने एटम होते हैं? उसने काउंट किए होंगे क्या? एटम्स दिखाई भी नहीं देते। इस चीज का उसको कैसे पता चला कि इतने एटम्स होते हैं? उसने काउंट कैसे किए? तो देखो उसने जो चीजें बताई एक्चुअल में वो मास के बेस पे उसने कुछ कैलकुलेशंस करी और उसके बेस पे उसने बताई थी। इसका प्रूफ हो चुका है, आज भी हम इसी चीज को यूज कर रहे हैं। मतलब ये चीज जो है कहीं ना कहीं तो प्रूफ हो चुकी है। ठीक है?
देखो मास के टर्म पे कैसे बताया, बोले कि मास है ना उसको हम डिफाइन करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयनिक का मास हम लेके चलते हैं, तो वहां पर मास को डिफाइन करने के लिए यूनिट हमने बनाई है एएमयू। और एएमयू कहां से आया है, एएमयू के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो लेके चलते हैं C12 आइसोटोप, कार्बन का मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप जो कि है C12, मास जिसका 12 रहता है। बोले कि इसका ना जितना इसका एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम मास हम लेके चलते हैं, जितना इसका एटॉमिक मास है। कितना मास है, मास होता है इसका 12 AMU, ठीक है। बोले कि जितना इसका एटॉमिक मास है उतना ही इसका मास ग्राम में लेके चलते हैं, क्योंकि AMU में लेके चलना तो बहुत मुश्किल होगा। 12 AMU का मतलब तो क्या हुआ, एक ही एटम हुआ। तो बोलते हैं कि इसका जितना मास है, इसका एटॉमिक मास है उतना ही हम मास लेके चलते हैं ग्राम के अंदर। ये चीज बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। और बोले कि इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। इसमें क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। क्या बोला उन्होंने बोला कि जो भी स्टैंडर्ड मास के लिए यूज किया है कार्बन 12, उसका जितना एटॉमिक मास था उतने ग्राम मास लेके चलो, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उन्हीं को हम बोल देंगे कि उतने नंबर से 1 मोल बन जाता है, ठीक है। देखो कैसे किया उन्होंने, बोलते हैं कि एक मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास होता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप एक बहुत छोटे से पार्टिकल, ठीक है, आप एक छोटे से पार्टिकल यानी एक एटम का तक का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, एटम तक का मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हो सकता है ऐसा तो बोले कि यार ठीक है कि एक एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, कार्बन की एक एटम का मास कैलकुलेट करता है, ये प्रूफ है, ठीक है। ये उसने नहीं किया था, उसने खाली कैलकुलेशंस करी थी, इसको बाद में प्रूफ किया गया। तो बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास निकालते हैं। तो एक एटम का मास जो आता है वो आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बहुत कम मास आया, 0.0000 22 जीरो रहेगी, फिर ये 199 इस तरह से आएगा। बहुत ही कम मास है, एक एटम का मास इतना आया। बोले कि इतने ग्राम का मतलब एक एटम होता है। तो यूनिटरी मेथड यूज करके क्या आप बता सकते हैं 12 ग्राम में कितने एटम होंगे। पहले 1 का कैलकुलेट करो, फिर 12 का कैलकुलेट करो। तो 12 का जब आएगा 1 ग्राम के लिए कम होगा, कम के लिए डिवाइड कर देते हैं 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23। और 12 ग्राम में कितना होगा, 12 ग्राम में ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हो, यही मल्टीप्लाई करो, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो 1.99 लगभग 2 के इक्वल है ना, तो 2 से ये कटता है जब 12 लगभग 2 के इक्वल है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाती है। कितना आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 जो रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, ये मैंने 3 लिख दिया था पहले, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मोल की डेफिनेशन भी आ जाती है। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स exactly the same number of particles as that contained in 12 ग्राम of carbon 12 isotope। 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, जितने पार्टिकल रहते हैं, उतने पार्टिकल अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो उसी को मोल बोल दिया जाता है। उसी अमाउंट को क्या बोल देंगे, हम मोल बोल देंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं। 1 mole is defined as that amount of substance which contains exactly the same number of particles as that contained in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है। तो मास के हिसाब से उसने डिफाइन करने की कोशिश करी। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास कार्बन के 12 ग्राम में इतने पार्टिकल मिल रहे हैं तो इसका मतलब 1 मोल बन गया वो, ठीक है। और मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है। तो मैं जहां पर मोल यूज कर रहा हूं वहां पर मास जो रहेगा 1 मोल का मास, उसको बोलते हैं क्या, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल आप अमाउंट लेके चलोगे तो उसके मास को क्या बोल दिया जाता है, मोलर मास बोल दिया जाता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं इन दो चीजों को। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि भाई 1 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स, इनको हटा देता हूं, क्लियर हो गया। किसी भी चीज के इतने पार्टिकल आप लेके चलो तो क्या बन जाएगा, उसका 1 मोल बन जाएगा। अब मास के केस में ऐसा नहीं, किसी का भी 12 ग्राम लेके चलो, आपको बस उतनी अमाउंट लेके चलनी है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हो, ठीक है। जैसे कि अब पार्टिकल जो है वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो तीनों ही केसेस के अंदर अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं ये जरूर लिख देता हूं कि जैसे कार्बन का जो मोलर मास आया, 1 मोल का मास कितने ग्राम था, 12 ग्राम था। इतने पार्टिकल कितने ग्राम में थे, 12 ग्राम के अंदर थे। उसी तरह से आपको जो भी एलिमेंटल स्टेट मिलती है, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि बताओ भाई कार्बन का मोलर मास कितना होगा,
कार्बन का अगर आप 1 मोल लेके चलते हो तो उसका मास रहेगा 12 ग्राम। 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। अगर मेरे को बोला जाए कि आयरन का 1 मोल का मास कितना होगा, तो आयरन का जो एटॉमिक मास था उतना मास हम ग्राम में लेके चलेंगे। क्लियर? इसका जो मास होता है वो कितना? 56 होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 56 ग्राम आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? ये तो हो गए एटम से, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल नहीं बनते। अब जिनके मॉलिक्यूल बनते हैं, फॉर एग्जांपल H2 का अगर आपको 1 मोल लेके चलना है तो कितना मास लेके चलोगे? तो H2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ठीक है, वहां पे एटम थे, इनके एटम ही होते थे, तो एटॉमिक मास को हमने ग्राम में लिख दिया। यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल को हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2, इसका मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 होगा, तो 2 लिख लूंगा, 2 ग्राम। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2 ग्राम होगा। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे वहां पे हम लिखेंगे। 1 मोल का मतलब किसी का भी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे लिखूंगा 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम नहीं लिखूंगा। अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स, तो यहाँ पे लिखूंगा 6.022 into 10⁻23 आयरन एटम्स। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। मेरा बस यही समझाने का मतलब था कि आपको जहाँ एटम दिए जाएंगे वहां पे आप लिखोगे इतने एटम्स, 1 मोल के अंदर इतने एटम्स। और अगर पूछा जाता है मॉलिक्यूल के बारे में, तो उसका मतलब 1 मोल के अंदर उतने मॉलिक्यूल्स। और अगर आयंस लिखे हुए हैं कि 1 मोल ऑफ, आपको दिया हुआ है Al3 पॉजिटिव आयंस, तो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, पार्टिकल्स इतने रहेंगे, मास कितना होता है वो एक और देख लेंगे हम। दूसरा मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं, मान लिया मैं H2O। H2O का अगर आपको 1 मोल दिया जाए तो उसका मास कितना होगा भाई? कितना पानी लेके चलूं जिसको मैं 1 मोल बोल सकूं? तो ये एटम है, मॉलिक्यूल H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो कितना होता है। ऑक्सीजन होता है 16, 2 हाइड्रोजन है, टोटल हो गए 2 मिला के 18, तो 18 इसका मास होता है, मॉलिक्यूलर मास। उस मास को ही ग्राम में लिख दो। ठीक है, तो 18 ग्राम अगर आप वाटर लेके चल रहे हो ना कहीं भी, तो इसका मतलब आप 1 मोल वाटर लेके चल रहे हो। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर आपसे पूछता हूं कि CO2 का कितने ग्राम CO2 लेके चलूं सो दैट 1 मोल CO2 बन जाए, तो CO2 को मैं क्या कर लूंगा? उसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, उस पीछे ग्राम लगा दूंगा, इतने ग्राम CO2 लेके चलेंगे। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? कैलकुलेट करके देख लेना, 44 होता है। ठीक है, लास्ट आयंस का और देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं लेके चल रहा हूं भाई Na पॉजिटिव आयंस लेके चल रहा हूं, और 1 मोल Na पॉजिटिव आयन लेके चलना है मेरे को। कितने ग्राम Na पॉजिटिव लेके चलने पड़ेंगे? अगर 1 मोल चाहिए तो वहां पे मेरे को लेके चलने पड़ेंगे। Na पॉजिटिव का जो मास होता है, जो आयनिक मास होता है, कितना होता है? Na का मास 23 होता है, Na होता है 1123, तो 23 इसका मास होता है, तो 23 ग्राम लिख देंगे बस। क्लियर है? और लास्ट में एक एग्जांपल एनायन का लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमें लेके चलना है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इसका मास कितना लेके चलना पड़ेगा? इसका मास लेके चलना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मास होता है कितना होता है? इसका भी अगर 1 मोल लेना होगा तो इसका मतलब हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्साइड आयंस लेके चलने पड़ेंगे। क्लियर? तो जो भी किसी चीज का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके पीछे अगर आपने ग्राम लगा दिया तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। क्या बन जाता है? उसका ग्राम एटॉमिक मास। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वही क्या होता है? 1 मोल्स अमाउंट का मास होता है वो। ओके, तो एक बार मैं इनको अलग कर देता हूं और मास को और वो नंबर को हटा के खाली वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम से हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 2-3 टर्म्स होती है एसटीपी, एनटीपी, एक एसएटीपी भी होती है। ठीक है, क्या क्या होती है एसटीपी, एनटीपी? एसटीपी का जब बोला जाए तो एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना लेके चलते हैं? प्रेशर लेके चलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो 760 mmHg होता है वो प्रेशर रहेगा हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर। टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं? टेम्परेचर लेके चलते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। ये एसटीपी की कंडीशंस है। एनटीपी के अंदर बस टेम्परेचर अलग रहता है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मलाइज्ड भी बोला जाता है इसको। तो यहां पर हम बोलते हैं कि जो हमारा एनटीपी रहता है वो एक्चुअल में वहां पे टेम्परेचर चेंज रहता है, प्रेशर उतना रहता है। टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। क्लियर? तो यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई एनटीपी के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस की गई, जैसे कुछ गैसेज ली गई। वॉल्यूम जो रहती है हम सॉलिड के केस में वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते हैं, ज्यादातर गैसेज केस में लेके चलते हैं। लिक्विड जो रहते हैं उनको हम लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो
अगर मैं बोलता हूं मेरे पास दी हुई है एक तो हाइड्रोजन गैस दी हुई है, कौन सी गैस दी हुई है? हाइड्रोजन गैस। दूसरी दी हुई है मान लेते हैं CO2 गैस। तीसरी दी हुई है हमें ऑक्सीजन गैस। ये 3 गैसेस दी हुई है और बोले कि भाई इनकी वॉल्यूम कैलकुलेट करो। अगर इनकी 1 मोल अमाउंट हमें दी हुई है तो इनकी 1 मोल अमाउंट को हमने एनटीपी पे रख लिया। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, 0 डिग्री हमने टेम्परेचर रख लिया और प्रेशर कितना कर दिया? प्रेशर हमने कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाया, बस उनको ऐसे ही रख दिया। एक्सपेंड कर सकती हैं वो जब तक कि जो उनका प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो इन तीनों पे जब वॉल्यूम मेजर की गई तो पाया गया इसकी जो वॉल्यूम आई एनटीपी के ऊपर वो आती है 22.4 लीटर। 1 मोल लेके चल रहे हैं, इसकी वॉल्यूम जो आई वो पाई गई 22.4 लीटर और इसकी जो वॉल्यूम पाई गई वो पाई गई, ये क्या हो गया? तो बोला गया कि अगर आप इक्वल अमाउंट लेके चल रहे हो, एवोगैड्रो ने क्या बोला था? अगर आप इक्वल अमाउंट लेके चल रहे हो किसी भी गैस की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल रहते हैं। ये उसने लो दिया था, याद करो। अब 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। अगर आप इक्वल पार्टिकल लेके चल रहे हो तो इनकी वॉल्यूम भी तो इक्वल होगी, है या नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? इनकी वॉल्यूम भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला हाइड्रोजन का 1 मोल लेके चलना है तो इसका मतलब उसकी कितनी अमाउंट लेके चलनी है? 22.4 लीटर्स लेके चलनी है। सेकंड, अगर आपको 1 मोल लेके चलनी है CO2 गैस तो इसका मतलब आपको इतनी ही गैस लेके चलनी है। क्लियर? इन चीजों को नोट करो फटाफट। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूं कि मोल जो है वो हमारे पास यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। 1 मोल अगर आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू उसका मोलर मास। और मोलर मास क्या रहेगा? मोलर मास जो रहता है वो एक्चुअल में लिखा जाता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयोनिक मास, उसमें से ग्राम लिख दिया जाता है और कुछ चेंज नहीं है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू उसका मास रहेगा मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है? यूनिट क्या रहेगी? यूनिट लिखेंगे मोलर मास की यूनिट क्या रहेगी? ग्राम पर मोल। ठीक है? इसके बाद 1 मोल अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेके चल रहे हो ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर उसकी वॉल्यूम पूछ ली जाए तो वॉल्यूम कितनी रहेगी? वॉल्यूम हम लेके चलेंगे उसकी 22.4 लीटर। ज्यादातर ये जो वॉल्यूम वाली चीज है ये किस में ली जाती है? ये गैसेस गैस में कंसीडर की जाती है। और अगर आपसे पार्टिकल्स पूछे जाए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस तो उसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। फटाफट इन 3 चीजों को नोट करो, फिर मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। हो गया भाई? देखो अब फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे से पूछा क्या जाएगा, या तो पूछा जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। जैसे यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, मोलर मास लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मास कुछ अलग कर देता हूं फिर पूछेगा इसके अंदर कितने मोल होंगे, या फिर मोल चेंज कर दिए कि 5 मोल्स का मास बताओ कितना होगा। तो अगर आपको 1 मोल का मास पता है तो क्या 5 मोल का मास नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो ना। अगर आपको 1 मोल की वॉल्यूम दी हुई तो क्या 5 मोल्स की वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो क्या 5 मोल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोल से जब भी आपको कोई चीज बनानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि 1 मोल का मास दिया हुआ है मोलर मास के इक्वल है, 2 का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस मोलर मास को। क्लियर है? तो यहां से मैं फॉर्मूले बना देता हूं। एक और चीज, अगर मेरे को बोला हुआ है कि भाई जैसे हाइड्रोजन का मास जो है मोलर मास वो 2 आता है, तो बताओ 4 ग्राम में कितना मोल होगा? 2 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 4 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे? 2 मोल हो जाएंगे। 6 ग्राम में कितने मोल होंगे? 3 मोल्स हो जाएंगे। 8 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 4 मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है? तो यहां से अब फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले नोट कर लो। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर खाली आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आप मिलो तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीच में आप लिख लो मोल्स को, बीच में क्या लिख लिया? मोल्स को, और मोल्स की बजाय लिख लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। ठीक है? एक बार इसको हटा देता हूं, दोबारा लिख देता हूं कि बीच में तो हमने लिख दिया है भाई नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तीनों चीजों से रिलेटेड है। किस किस से? वो मास से रिलेटेड है,
वो वॉल्यूम से रिलेटेड है और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड है। इन तीनों से रिलेटेड है। इन तीनों को एज इट इज लिखो इस तरह से, इसके तीनों तरफ, ठीक है। बीच वाला सर्कल थोड़ा बड़ा रख लेना, क्योंकि वो चीज हमारे सबसे काम की चीज है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लिया आपको मास दिया हुआ है, किसी भी चीज का मास दिया हुआ है और बोला कितने मोल्स होंगे, तो मास को किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन का मास होता है 2 होता है मोलर मास, मेरे को पता है 1 मोल का मास पता है। बोले कि 10 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, 2 ग्राम में 1 मोल होता है, 10 में कितने होंगे, सोचो कितने होंगे, 5 होंगे। कैसे पता चला, 10 को डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो 1 मोल का मास है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास जब भी आपको कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करने होंगे तो आप डिवाइड किससे करोगे, 2 से करोगे। वाटर केस में आप 18 से करोगे, CO2 केस में 44 से करोगे, मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको। कार्बन केस में 12 से करोगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी आपको मास दे रखा हो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे, किससे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम दी हुई है, जैसे मेरे को बोला किसी भी गैस की वॉल्यूम जो रहती है 1 मोल कितनी रहती है, 22.4 लीटर होती है। अगर आपको दिया हुआ है 44.8 लीटर्स, बताओ इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। सीधी सी बात है, दो मोल हो जाएंगे भाई। 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो इतने में कितने मोल होंगे, 2 हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ 11.2 लीटर दिए हुए, कितने मोल होंगे, आधा मोल होगा। कैसे पता चला, डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो जब वॉल्यूम दे रखी हो और मोल्स कैलकुलेट करने हो तो डिवाइड किससे कर देते हैं, 22.4 से। इसको मोलर वॉल्यूम भी बोला जा सकता है। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। यही होती है लीटर्स पे। अगर आपको मिलीलीटर में दिए हुए हैं तो फिर आपको यूनिट भी इक्वल करनी पड़ेगी, क्लियर। तीसरा, अगर आपको पार्टिकल दिए हुए हैं, जैसे आपको बोला हुआ है कि 6.022 × 10⁻23 के अंदर कितने मोल्स होते हैं, इसका मतलब तो 1 मोल होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दी, जैसे इन दोनों के अंदर किया है, तो क्या करोगे, तो उस मोलर नंबर ऑफ पार्टिकल से आप डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डिवाइड करेंगे। Na क्या होता है, Na होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। दूसरी चीज, 1 मोल का मास आपको पता है, जैसे आपको 1 मोल दिया हुआ है, उसका मास कितना होगा, उसका मास रहेगा मोलर मास के इक्वल। आपको बोले 2 मोल का मास कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल का मास कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मोल का मास कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए जाते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास को। यानी आपको दिया हुआ है अगर नंबर ऑफ मोल्स और पूछता है मास कितना होगा, तो आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा हो गया बस। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है, ये फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। एक चीज और, अगर आपसे पूछा गया इतना मास है, बताओ इसके अंदर कितने एटम होंगे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बोले कि इतना पार्टिकल है, ये इतने वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम होगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। गाड़ी यही नंबर ऑफ मोल्स वाले बस स्टॉप से होके निकलेगी, ये रास्ता है। पहले ये कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट कर लो। पार्टिकल्स दिए हुए, वॉल्यूम पूछी हुई, पहले इधर जाओ, ये कैलकुलेट करो डिवाइड करके। रास्ता दिया हुआ है आपको, बताया हुआ, डायरेक्शन दे रखी है कि इस साइड जाना है, ऐसे इस रास्ते जाना पड़ेगा। इसके बाद इधर जाना है, इस रास्ते जाना पड़ेगा, क्लियर है। तो आज की वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आपसे मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ तो उस टाइम पे आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। मोल के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। मोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन बना सकते हो, जो 9th क्लास के अंदर क्वेश्चन आपको मिले भी थे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो बनाना चाहते हो, रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ, अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।